+52 डिग्री से -50 डिग्री तक काम करने वाली यही एक फोर्स है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री वहाँ पर मौजूद हैं, उनका निकलने का समय हो रहा है और एक अटैक उसी टाइम हो गया। खुद के राष्ट्रपति मतलब जनरल परवेज मुशर्रफ वाज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। 2005 में जो रावलपिंडी में इनके कारकेट पे अटैक हुआ, वो भी सैयद मोहम्मद उमर शेख का ही प्लान था। नमस्कार, उन्नत केसरी एजुकेशन में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ जो दिग्गज बैठे हैं वो न केवल एक इंस्पिरेशन है बल्कि एक मिसाल भी हैं। इन्होंने अपनी फील्ड में जो मुकाम हासिल किए वो अपने आप में ही अद्वितीय है। इन्होंने जिस जगह जैसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया वो अपने आप में आज भी हमारे जैसे यंगस्टर्स को बहुत इंस्पायर करते हैं। हेयर आई प्रेजेंट टू यू नरेंद्र नाथ धर दुबे जी, जिन्होंने न केवल बीएसएफ बल्कि एनआईए जैसी एजेंसीज के साथ मिलकर बहुत ही अद्वितीय कार्य किए और हमारे देश की ऐसी सेवा की जो अपने आप में आज एक मिसाल है। सर, ओवर थैंक टू यू यू। सो मच, थैंक यू सो मच। तो सर, बीएसएफ में आपका सफ़र कैसे शुरुआत हुई आपके सफ़र की? देखिए, बीएसएफ में अगर आप उसको एक ट्रू सेंस में देखें तो ये एक आना इत्तेफाक था। सिवाय इसके कि एक जो फैमिली की प्रेरणा थी वही एक ख़ास बात थी जो इसको ख़ास बनाती है। क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर थे, बाबा जी थे, हम लोग हमारे यहाँ लोकल बोलचाल में अपने ग्रैंडफादर को बाबा कहते हैं। तो वो इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर थे और उन्होंने 1941 में घर छोड़ा था। भारत की आज़ादी के लिए जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री में रह आज़ाद के हिंद फौज बनाई आज़ाद थी। हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, तो उसको ज्वाइन करने के लिए घर छोड़ा था। तो सिवाय उसके कि वो एक प्रेरणा स्रोत हों, क्योंकि बचपन में उन्हीं की कहानियाँ सुन सुन करके बड़े हुए, तब ये सिस्टम होता था कि घर का बच्चा अपने घर के बुजुर्ग की सेवा करता था, शरीर दबाता था। जो बुढ़ापे में एक स्वतः परेशानी शरीर की होती है उसको दूर करने का हिस्सा बनता था। और वो एक बड़ा अच्छा इंटीग्रेशन था जिसमें कि आप उस एक्सपीरियंस को आप एज ए चाइल्ड इनहेरिट करते हैं। तो वो चीज़ हम उनसे सुनते थे। और उसके बाद जब यहाँ का रास्ता सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का खुला तो उसमें उस प्रेरणा का जरूर हाथ रहा और कुछ उसमें इत्तेफाक का भी हाथ रहा। क्या इत्तेफाक सर? इत्तेफाक ये था कि एक मैंने अपने यूनिवर्सिटी की एक मैगजीन निकली थी तो उन्होंने मुझसे एक राइटअप मांगा था कि आप एक ऐसा राइटअप भेजिए जो बड़ा डिफरेंट टाइप हो। तो मैंने उसमें एक राइटअप भेजा था कि एन एस्ट्रोलॉजर चेंज्ड माय डेस्टिनी। तो ऐसे हुआ कि पहले वो गांव और जो गवई संस्कृति में ज्योतिषी, पंडित, पुजारी, भविष्य देखने वालों को के प्रति बड़ा एक नेचुरल लोगों का झुकाव होता था। और मैं आपको बताऊं कि ज्योतिष के बड़े अच्छे अच्छे प्रकांड विद्वान भी होते थे क्षेत्र में। तो हमारे गांव के बगल के गांव में एक पांडे जी थे, तो वो बड़े रेनाउंड ज्योतिषी थे। तो एक दिन वो गुजर रहे थे तो मेरे फादर ने उनसे मेरी जनपत्री दिखाई। तो जनपत्री में वो उन्होंने कहा कि इसको इंग्लिश भाषा सिखाइए। इतना कहे वो चले गए। तो मैं उस समय मेरे घर में योजना बन रही थी कि मुझे गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में संस्कृत के लिए भेजा जाए, वहाँ एडमिट कर दिया जाए और मैं संस्कृत पढ़ूं। तो उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी से फादर ने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब हम एक नॉर्मल जो कन्वेंशनल एजुकेशन है वो देंगे। तो 5th तक की एजुकेशन तो गांव में ही थी। अब आप पूछेंगे कि गांव में शिक्षा का क्या हिसाब किताब क्या था, तो हिसाब ये था किताब कि था? 1947 में जब देश आज़ाद हुआ जी। तो मेरे ग्रैंडफादर के एफर्ट से, उनके एक कजिन भी थे, वो भी इंडियन नेशनल आर्मी में थे, दोनों साथ ही आए थे छूट के। ये दोनों बड़े भारी सोशल फेस थे वहाँ। तो इनके एफर्ट से प्राइमरी स्कूल मेरे गांव में आया। प्राइमरी स्कूल सैंक्शन तो हो गया, लेकिन उस स्कूल की कोई बिल्डिंग नहीं थी। यानी कहते ना कि भवन विहीन स्कूल था। कहने को ये बातें पंचतंत्र की कथाएं लगेंगी।
लेकिन ये वो चीज़ है जो हम लोगों ने अपने पढ़ाई की शुरुआत में खुद ही देखा है। और मेरे पिताजी लेक्चरर थे 6 किलोमीटर दूर एक इंटरमीडिएट कॉलेज में, क्योंकि यूपी में 10th और 12th के स्कूल को भी कॉलेज बोलते हैं, वहाँ कॉलेज है, वहाँ स्कूल नहीं बोलते, आज भी यही परंपरा है। तो पिताजी हमारे, उनका ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा कि वो एक क्लास पहले हमको प्रिपेयर कराते थे। जैसे प्राइमरी स्कूल से पास होकर मुझे 6th क्लास में जाना है उनके कॉलेज में, तो उन्होंने 6th का सिलेबस 5th में तैयार कराना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको पता था 1 साल बाद ये जाएगा। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ABCDE 6th से शुरू होता था, यानी बच्चे की तब उम्र ऑलरेडी 11 साल हो जाती थी जब वो ABCD सीखता था। आज के सिखलाई में क्या है कि बच्चा पैदा होते ही हम उसको कोशिश करते हैं कि इंग्लिश के शब्द वो पिकअप करे। अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रोसेस में पैदा होने से लेके जो उसको 8, 10, 12 साल तक की चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं सीखना, वो कहीं मिस कर जाती हैं। तो हम लोग उस लकी जनरेशन के हैं कि हमको जो परिवार एक पहली पाठशाला है, कहते हैं कि योर फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ योर लाइफ, उस चीज़ को जिया है, उस चीज़ को इनहेरिट किया है। और जब 10+2 के कॉलेज में गए तो हमारा गांव बिल्कुल राप्ती नदी जो है, हिमालय की रिवराइन रिवर है, हिमालयन रिवर बोलते हैं, उसके किनारे है हमारा गांव। इसको डूब क्षेत्र बोलते हैं, दिल्ली NCR में डूब क्षेत्र बोलते हैं, हमारे यहाँ कछार बोलते हैं। कछार मीन्स कि वो है एरिया जो बारिश में और मानसून में डूब जाता है। तो उस नदी से निकले हुए 3 नालों को क्रॉस करके हम 6th में जाते थे, और तीनों नाले जो स्विमेबल थे उसको तैर के ही पार कर सकते हैं, बाय फुट नहीं जा सकते। तो हमारे क्षेत्र में पैदा कुल कछार का 80 गांव था, 80 गांव का कोई बच्चा नहीं होता था जिसको स्विमिंग ना पता हो, क्योंकि तैराकी उसके सर्वाइवल का पार्ट था, लाइफ का पार्ट था। अगर तैरना नहीं जानेंगे तो स्कूल नहीं पहुंच बिल्कुल, पाएंगे। तैरना नहीं जानेगा तो स्कूल तो उसका मिस होगा ही होगा। जहाँ वो रह रहा है वहाँ भी सर्वाइवल के लिए खतरे पड़ सकते हैं, बांध टूट जाए, एरिया पानी से भर जाए, तो उसको अपनी जान बचाने के लिए कहीं न कहीं निकलना पड़ता है। तो कुड़िया, मलगा, भगड़ा 3 नाले हम क्रॉस करके जाते थे। तो 3 नाले के लिए अलग अलग से कपड़े नहीं होते थे। पहला नाला आपने जो कपड़ा पहन के क्रॉस किया, आपको उसी भीगे कपड़े में तीसरा भी क्रॉस करना है, और जो आप पहन के गए हैं नॉर्मल कपड़ा, वो आपको बचा के भी रखना है। अब सवाल आता है कि अपनी कॉपी किताब कैसे आप ले जाते थे। तो हमारे यहाँ एक शब्द था एक हत्थी, यानी एक हाथ से तैरना। एक हाथ से तैरना। तो एक हाथ से तैरते थे, और हाथ की मुट्ठी में जितनी किताब, 2-3 किताब आ गई, छोटे छोटे हाथ होते थे, उतनी दबा ली और 2-3 बार में ले गए, क्योंकि हो सकता है उतनी कॉपी किताब अब एक बार में हाथ में दबा के न ले जा सकें। और प्रैक्टिकल सही बात बता रहा हूँ आपको मैं। कुछ शरारत भी होती थी, एक आध नाले में छोटी मोटी नाव थी, तो उसको बच्चे खेल खेल में जान के डुबो देते थे कि अगर ये नाव चलती रहेगी तो हम तैर नहीं पाएंगे, और तैरने में उनको मज़ा आता था। तो फिर उसकी शिकायत होती थी, मल्लाह शिकायत करता था हमारे पिताजी से कि मास्टर साहब, कुड़िया नाले की नाव इन्होंने डुबा दी है, क्योंकि बाद में नाव को पलटना पड़ता था, पानी निकालना पड़ता था। तो उसमें वो भी एक बच्चों की शरारत होती थी। तो ये जो लाइफस्टाइल है कहीं ना कहीं इसने आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया। इसने कंट्रीब्यूट इस हद तक किया कि आज के तारीख में जो एक्चुअल रिस्क है लाइफ में, रिस्क किस चीज़ का, अभी एक महाकुंभ का उदाहरण ले लीजिए, रिस्क है भीड़ का, रिस्क है पानी में डूबने का, रिस्क है ओवर क्राउडेड ट्रेन में जाने का, रिस्क है जाम में फंसने का, रिस्क शायद ये भी है कि खाने पीने के रिसोर्सेज और पानी खत्म हो जाए और आपको 2 दिन तक वो ना मिले, कुछ ना मिले। और उससे बड़ा रिस्क है पैदल चलने का, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर। तो ये चीज़ें जैसे कोई बताता है तो हमारे मुंह से अचानक निकलता है, ये क्या है, ये कौन सी इतनी बड़ी बात है। और अगर जिसको एक्सपोजर नहीं है इस टाइप के लाइफ का, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। उसको लगता है नहीं ये तो बड़ा अनसरमाउंटेबल है, तो बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है। उसका सोचना भी अपने जगह सही है। आप मानते हैं सर कि डेस्टिनी आपके कर्मों से ज़्यादा बलवान होती है? जो आप चाह रहे हैं वो करना
आप जो अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं उससे ज़्यादा आपको डेस्टिनी खींच कर लेकर जाती है उस तरफ। मुझे लगता है कि डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ मैं एक छोटा सा कैविएट डालूंगा, एक राइडर है कि डेस्टिनी कहते हैं ना कि मनुष्य के भाग्य की रेखा को वही प्रशस्त करती है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बड़ा आवश्यक है कि आपके काम, आपके वर्क, आपके एफर्ट्स अफेक्ट नहीं होने चाहिए। वो तो आपको अपने तरीके से करते रहना पड़ेगा। तो जैसे कि आप शेर सबसे बड़ा बलवान, उतनी ज़्यादा ताकत किसी को नहीं है। उसके लिए भी कहा गया है कि मतलब यत्ने कृते, उसका सीधा एक श्लोक है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोर्थही न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी शेर जैसा बलशाली जानवर भी जब तक एफर्ट नहीं करता तब तक उसको शिकार नहीं मिलता। और ऐसा कभी कोई इंसिडेंट नहीं आपने देखा है कि शिकार शेर के मुंह में खुद चल के जाता है। तो यत्न करना पड़ता है और डेस्टिनी अपना साइलेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि मेरा एजुकेशनल लाइन चेंज होना, इस डिपार्टमेंट के अंदर आना और डिपार्टमेंट में आने के बाद भी 16 साल बाद पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा, इसका भी हमें कोई अंदाज़ा नहीं था। करेक्ट। बीएसएफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के सबसे डिफिकल्ट बॉर्डर पर तैनात है जी। और दुनिया का जो मोस्ट चैलेंजिंग 7,500 किलोमीटर लैंड बॉर्डर है उसकी रखवाली करती है, जिसमें एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश। बांग्लादेश का खुद का लैंड बॉर्डर दुनिया का तीसरा सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है और इसकी एक्सक्लूसिव जिम्मेदारी बीएसएफ के पास है, जो अपने आविर्भाव के 4.5 साल के अंदर 1971 वार में शिरकत ली है विद ग्लोरियस चैप्टर विद फ्लाइंग फ्लैग्स। और इस ऑर्गेनाइजेशन का पंजाब टेररिज्म, कश्मीर टेररिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, नक्सल फ्रंट और जनरल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस ऑफ द कंट्री में बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बाद 16 साल बाद इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी, इसका कुछ भी इल्म नहीं था। तो सर बीएसएफ का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? उस समय इतना पता था कि ग्रुप ए, ग्रुप बी सर्विसेज क्या होती हैं, गैस्टेड, नॉन गैस्टेड सर्विसेज क्या होती हैं। जी। तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की सर्विसेज अभी भी ग्रुप बी ही मानी जाती हैं। ओके। और ग्रुप ए सर्विसेज यूपीएससी के थ्रू केंद्र सरकार कंडक्ट करती है। जी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कि मैं यूपीएससी की जो मेन स्ट्रीम है उस एग्ज़ाम को मैं अपियर नहीं हो पा रहा हूँ। जी। उसके लिए प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, मेरे पास पेशेंस नहीं बचा है, मेरे पास समय नहीं है। और उसका मेन रीज़न था कि मैं वैन गार्ड में था। आई वॉज द एल्डेस्ट आउट ऑफ ऑल। हम कुछ 8 लोग थे, 5 भाई 3 बहनें, परिवार बड़ा था और मैं सबसे बड़ा था। तो मुझसे पीछे जो हमारी भाइयों और बहनों की जनरेशन थी उनमें गैप्स बड़े कम थे। जी। फादर अकेले थे जो परिवार को लीड कर रहे थे, ग्रैंडफादर एजड हो चुके थे, तो हम लोग कैश रिच फैमिली नहीं थी। जी। तो उसका डिसएडवांटेज ये था कि मुझको जॉब में घुसना था। तो जब मैं यूपी पुलिस के आर्म्ड विंग में जॉब में एंटर किया, ग्रुप बी सर्विस थी, उसको करते करते मैं बीएसएफ की एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहा था। और पहला एग्ज़ाम मैंने 1985 में दिया था। लेकिन हमारे साथ बदकिस्मती ये हुई कि शुरू के जो पहला एग्ज़ाम था, इवन 84 में भी मैंने दिया था, 1984, उसमें बहुत दुबला पतला था मैं। वो 83 लास्ट में हुआ कि 84 में हुआ मुझे बहुत अच्छा याद नहीं है। तो उसमें मेरे चेस्ट का जो नाप है वो कम पड़ गया, मैं इतना पतला था। तो मुझे फिजिकली नाप जोख में बाहर कर दिया गया। तब तक मैं इस नौकरी में आ गया। तो 1985 में मैं बीएसएफ के बैच में अपीयर हुआ। जी। अब हमारी बदकिस्मती देखिए कि उसमें मैं फिजिकल वगैरह हो गया, लेकिन तब तक मैं एंटी डकैती ड्यूटी बांडा में डिप्लॉयड था, पुरानी नौकरी में। जी। और मैं आगे फिर चल नहीं पाया। मुझे किसी न किसी स्टेज पे कम्युनिकेशन गैप हुआ और मैं आगे बढ़ा नहीं उसमें। किस स्टेज पर मिस किया उसकी बहुत ज़्यादा मेमोरी नहीं है। लेकिन जो 1987 बैच का एग्ज़ाम था, जो कि 1986 में हुआ, यह एग्ज़ाम मैं
दोबारा अपीयर हुआ, और दोबारा अपीयर में भी कुछ ऐसे लगता था जैसे बोट मिस कर जाएगी। जैसे कि मुझे सबसे पहले तो रिटर्न एग्ज़ाम के लिए हज़ारीबाग जाना था, उसके लिए छुट्टी नहीं मिल रही थी। वो इसलिए नहीं मिल रही थी कि मैं स्विमिंग में था, तो प्रयाग का जो मेला लगता है, जो इसमें महाकुंभ चल रहा है जी। तो हर साल प्रयाग में मौनी अमावस्या के समय इस तरह के स्नान होते हैं, कुंभ स्नान होता है। तो उन्होंने सेलेक्टेड लोगों को उस ग्रुप में डाल रखा था कि जो डीप वाटर में जॉनसन एंड जॉनसन मोटर बोट इंजन के साथ हैंडल कर सकें, पानी में कूद सकें, रेस्क्यू कर सकें। तो आप तो मैं मैं रेस्क्यू टीम में था। नैनी ब्रिज से हम लोग कूदते थे और पानी के थ्रू हम वहाँ तक जाते थे। तो उसमें रहने से क्या हुआ कि छुट्टी नहीं मिल रही थी जी। तब तक लेटर आ गया कि आपको हज़ारीबाग एग्ज़ाम देने जाना है। तो मैं डरते डरते अपने सीनियर ऑफिसर से कहा, मैंने कहा किसी तरह से मुझको छुट्टी आप दिलाओ, नहीं तो ये मिस हो जाएगा। इट वॉज रेनिंग हैविली। मिस्टर प्यारे लाल वॉज माई कमांडिंग ऑफिसर। तो शाम को वो छाता लगाए बड़े डरे डरे उनके बरांडे में गए। तो कमांडिंग ऑफिसर वो पिक्चर उक्चर देख रहे थे, वो आए कि भाई मेरे घर पे कौन आ गया। जी। वो छुट्टी के रजिस्टर हाथ में लेके गए थे। उन्होंने बोला साहब एक यंग अफसर है, उसके एग्ज़ाम की अपॉर्चुनिटी है, तो आप छुट्टी दे दीजिए 2 दिन का। पता नहीं क्या उनके मूड में आया, उन्होंने दे दिया छुट्टी। उन्होंने छुट्टी दिया और मैं वहाँ से मुड़ के घर आया, थैला उठाया और सीधे प्रयाग रेलवे स्टेशन भागा। तो कालका एक्सप्रेस मिल गई मुझको, जा रही थी हज़ारीबाग, उतरना था। और एक ताराचंद हॉस्टल में मेरे ही बैचमेट एसपी तिवारी पढ़ रहे थे, वो भी उसी ट्रेन से गए। मैं गया, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम का पार्ट ठीक ठाक हो गया, लौट आए। उसके बाद इंटरव्यू का डेट आ गया जी। मैं पास कर गया। इंटरव्यू लखनऊ में था। इंटरव्यू के समय कृष्ण जन्माष्टमी के आगे पीछे इंटरव्यू था, और स्टेट पुलिस में खास करके यूपी में कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई बहुत जाती है, धूमधाम से मनाई जाती है। क्योंकि जेल का सीन होता है और वो सब। अब उसमें एक कल्चरल प्रोग्राम था, मुझे मास्टर ऑफ सेरेमनी बनाया हुआ था। तो ये हुआ, कमांडिंग अफसर ने बोला आप नहीं जा सकते, यहाँ प्रोग्राम कौन करेगा। तो मैंने सर प्रोग्राम रात को करके मैं नाइट की किसी भी ट्रेन से लखनऊ चला जाऊँगा। जी। तो मैं लखनऊ गया, मेरा इंटरव्यू हो गया और मैं सेलेक्ट हो गया। और सिलेक्शन के बाद उसी दौरान मेरी वाइफ, शी वॉज ऑन फैमिली वे, तो वाइफ को इलाहाबाद लाना पड़ा। मेडिकल इश्यूज़ थे, उनको मेडिकल कॉलेज में मैंने एडमिट किया। और जो डिलीवरी का पीरियड करीब 1.5 महीना बाकी था, तब तक मुझे ट्रेनिंग के लिए बीएसएफ एकेडमी जाना पड़ा। तो बड़ा मुश्किल था हॉस्पिटल में वाइफ को छोड़ना, पहला बेबी। मैं बीएसएफ जैसे इंस्टीट्यूशन के ट्रेनिंग में जा रहा हूँ जहाँ छुट्टी मिले ना मिले। तो मेरे ग्रैंडफादर आए और मेरी सिस्टर आई, तो उन्होंने हॉस्पिटल में जो वाइफ के बचा हुआ पीरियड था उसमें उन्होंने केयर किया। और ट्रेनिंग के दौरान ही टेकनपुर ग्वालियर में वन फाइन मॉर्निंग मुझको एक चिट्ठी मिली मेरे ग्रैंडफादर के हाथ का लिखा हुआ अंतर्देशी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि 15 नवंबर 1987 संडे के दिन बेटा हुआ है। तो वो पूरे बैच, हमारे बैचमेट सब लोग परेड से आए हुए थे और सबसे मैंने खुशी शेयर किया। शाम को पार्टी वार्टी हुई, कुछ कैंटीन में जाके हम लोग खाए पिए, केक वेक काटे। तो दैट इज़ हाउ आई सेलिब्रेटेड द बर्थ ऑफ माई फर्स्ट चाइल्ड। और उसी से ठीक पहले मैंने छुट्टी की भी कोशिश की। तो कमांडेंट दहिया होते थे, डीवीएस दहिया, ही वॉज एक्स आर्मी मैन। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया कि तुम अभी ट्रेनिंग में आए हो, 1.5 महीने बाद ही तुम्हें छुट्टी कैसे भेजूँ। मैंने सर वाइफ की प्रॉब्लम है, वो मेडिकली थोड़ी सी दिक्कत में है और मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। जी। तो बोले नहीं, कल को तुम हो सकता है बहुत डिफिकल्ट एरिया में तैनात हो जाओगे तो छुट्टी कैसे आओगे, फॉरगेट इट। तो मैं बड़ा डिजेक्टेड सा फेस लेके वापस आ गया। मैंने जस्ट लक ट्राई किया था, क्या पता छुट्टी मिली तो चला जाऊंगा, पर छुट्टी मिली नहीं। उसके बाद तो ये था कि आई वाज जस्ट इन्फॉर्म थ्रू लेटर कि आई बिकेम तो ये सैक्रिफाइस जो आदत है वो उसको एक इमोशनल, देखिए वो चीज़ इमोशनल सैक्रिफाइस, इमोशनल सेक्रीफाइस एंड इमोशनल बिल्डिंग, कि कल को बहुत सारे लोग इन सब मुद्दों को लेके, बहुत सारे यंग लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उनके करियर में ऐसे मौक़ों पर अगर छुट्टी नहीं मिली या बिकॉज ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो उनके बॉस ने, उनके सीनियर अफसर ने अगर उन्हें उस पीरियड में रिलीव नहीं किया, तो इसको लेके वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं एट मेनी टाइम्स टू स्पॉइल द रिलेशनशिप।
लेकिन ये चीज़ ये सिखाती है कि लाइफ में आपको ऐसे क्रिटिकल डिसीजन लेने पड़ेंगे। भगवान कृष्ण के जन्म से ज़्यादा कठिन किसका उदाहरण हो सकता है, जिनको जेल में पैदा होना पड़ा। वो पैदा ही नहीं, पैदा होते ही वो मार न दिए जाएं, इसलिए उनके पिताजी चुपचाप भरी यमुना नदी में उनको एक टोकरी में छुपा के वो क्रॉस करते हैं और नंद बाबा के यहाँ छोड़ के आते हैं। तो देखा जाए तो बर्थ की हिस्ट्री आप अपने जीवन के हर एक सेलिब्रेशन में आइडियली अवेलेबल होंगे, ज़रूरी नहीं है लाइफ में। आपका इमोशनल बिल्टअप भी है ये, आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि भाई ऐसी परिस्थिति आ सकती है। और वही मेरे दूसरे बच्चे के साथ हुआ। बेटी पैदा हुई तो मैं जनरल इलेक्शन गुजरात में था। सर आप एनआईए के भी फाउंडिंग मेंबर हैं, तो एनआईए में क्या एक्सपीरियंस मिला सर, आपको क्या सीखने को मिला एनआईए में? सबसे पहले मैं बताऊं कि मेरे एनआईए में जाने का रास्ता मेरे बीएसएफ के कश्मीर फेस से ही खुला। बीएसएफ अगर मुझको कश्मीर में 2 टर्म काम करने का मौका न देती तो शायद मैं एनआईए के जाने के रास्ते से कनेक्ट नहीं होता। तो 1994 टू 1997 साउथ कश्मीर का जो आतंकवाद का इतिहास रहा है वो बहुत ही खूनी इतिहास रहा है, और हमको उस इतिहास के दौरान वहाँ फिजिकली काम करने का मौका मिला। 71 बटालियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और वो ऐसा फेज था कि उसमें 1996 जम्मू कश्मीर असेंबली का जनरल इलेक्शन भी होना था, जो कि टेररिज्म शुरू होने के बाद का पहला टेस्टिंग ग्राउंड और टेस्टिंग ट्रायल जो भी कह लीजिए था। और उसमें हमें नोडल ऑफिसर बनने का मौका मिला।